ठीक है. So like I was telling you about the Renaissance period and about how we discussed it last time. हमने बात की थी कि Renaissance का मतलब रीबर्थ है. ग्रीक और लैटिन मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत सारे ऐसे थे जो कि हमारे मतलब उस वक्त लूज हो गए थे, मौजूद नहीं थे ड्यूरिंग द मिडिल एजेस. बट लेटर ऑन जब वो डिस्कवर होना शुरू हुए तो फिर बहुत सारी चीजें जो है लोगों को और पता चली एंड दे इम्प्रूव देयर नॉलेज बेस्ड ऑन दैट. ठीक है. इट स्टार्टेड इन इटली एंड देयर वाज एक ह्यूमनिस्ट मूवमेंट थी, उसके बारे में भी हमने लास्ट टाइम डिटेल में बात की थी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म. ह्यूमन के ट्रेट्स, ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उस चीज की जो नीड है वो ज्यादा जरूरी थी, उसके बारे में बात की गई थी. तो उसमें इसलिए उन्होंने जो फील्ड हैं एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी, साइंस, इस तरह की और चीजें थी जो कि इंडिविजुअल ह्यूमन रिलेटेड हैं, उस पर भी उन्होंने ज्यादा मतलब वो किया, स्टडी की. और उसमें we know that like I told you that Leonardo da Vinci had a very important role. He was interested in anatomy, or he was interested in human generally human beings as well. तो दे हैड आर्ट में तो उन्होंने उस चीज को एक्सप्लोर किया ही था, बट लिटरेचर के अंदर भी उन्होंने इस चीज को शामिल करना शुरू किया था. तो इट वाज एक तो साइंटिफिक लिटरेचर मौजूद मतलब आना शुरू हुआ इन दीज फील्ड स्पेसिफिकली, जहाँ पर इंसान की लाइफ, उसकी डेस्टिनी, उसके चॉइसेस, लाइफ की फिलोसफीज. एंड इफ वी गो बैक टू द एंशिएंट ग्रीक्स तो उसमें भी उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, जो फिलोसफीज उनकी थी, जैसे हमने कहा था कि दे हैड दिस मतलब एक स्कॉलरली अप्रोच उनकी थी एट दैट टाइम. दे वुड डिस्कस अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फिलोसफर्स फ्रॉम दैट टाइम. तो जब ये सारी चीजें रिवाइव हुई तो द डिस्कशंस अबाउट दीज टॉपिक्स आल्सो बिगैन टू सरफेस. तो उस टाइम पे जो लिटरेचर है वहां पर उसने भी एक डिफरेंट टर्न लिया मिडिल एजेस से. मिडिल एज में हमने लिटरेचर में जब देखा तो बहुत कुछ जो है वो एक तो वाज रिलेटेड टू फैंटेसी, और पोर्टली लव का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि मौजूद है कि आप एक मतलब एक अनरियलिस्टिक या एक बहुत प्योर लेवल पे लेके जा रहे हो, बट उसके अंदर देयर वर दीज रिलीजियस अंडरटोन. उन सब चीजों में एक रिलीजियस अंडरटोन मौजूद होता था ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, because during the Middle Ages the power of Christianity, the power of the church was very high और उनका influence बहुत ज्यादा था. ये बात बिल्कुल याद रखने वाली है कि मिडिल एजेस में जितनी भी चीजें मौजूद होंगी उसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांगली हमें नजर आता था. एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीज ग्रीक जो लिटरेचर था या जो उससे पहले पुरानी चीजें थी वो सारी चर्च ने ही बहुत जगहों पे बैन कर दी थी या खत्म कर दी थी, बिकॉज दे बिलीव दे वर ऑब्सीन एंड दे वर वल्गर, या वो इनअप्रोप्रिएट हैं, रिलीजियसली इनअप्रोप्रिएट हैं, इमोरल हैं, इसलिए उन चीजों को शन कर दिया गया था. बट लेटर ऑन द चर्च की एंड दे हैड अ न्यू पर्सपेक्टिव. एंड वो जो एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस लिटरेचर में और हर चीज में हमें नजर आता था वो उसमें रेनेसांस में आना कम हो गया था. ठीक है. सो इंग्लैंड में बेसिकली हम अगर देखते हैं कि किस तरह से आया था तो दो चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी. एक तो द रेज ऑफ द ट्यूडोर डायनेस्टी एंड द सेकंड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. ये भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था लास्ट टाइम इसके बारे में अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस. ट्यूडोर डायनेस्टी बेसिकली क्या थी? 1485 की बात है. ठीक है. तो हेनरी ट्यूडोर, ही वाज अ नोबल मैन, ठीक है, मतलब एक वेल्दी पर्सन था. ही डिफीटेड द किंग एट दैट टाइम, जो किंग रिचर्ड थे उस वक्त. एंड देयर वाज लाइक एक बहुत अरसे तक जो है इनकी फैमिलीज में आपस में फ्यूड चल रहा था, नोबल फैमिलीज में. ठीक है. तो बाय किलिंग किंग रिचर्ड he find like not killing exactly, defeating him in the battle, मतलब when he defeats the king so he becomes the king. तो एक जो नोबल फैमिलीज में आपस में फ्यूड चल रहा था और आपस में रिफ्ट चल रहा था, he brought an end to it. और वो जो फ्यूड था वो बहुत अरसे तक से चल रहा था अंडर द लाइक यू कुड से लीडरशिप ऑफ दिस किंग, मतलब जो से पुराने किंग थे. तो ही ब्रॉट दैट टू एन एंड. ही डिक्लेयर्ड कि अब वो खुद जो है ही इज द न्यू किंग. ही वाज कॉल्ड हेनरी द सेवेंथ और उसने इस्टेब्लिश की थी अपनी ट्यूडोर डायनेस्टी. ठीक है. तो इसकी अपनी जो वो है डायनेस्टी है, इट कंटिन्यूड फॉर ओवर 100 years अगेन. सो दैट इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोबिलिटी या एक फैमिली वो एनार्की है, मोनार्की बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे भी. एंड वी नो दैट इवन टिल डेट ब्रिटिश में द मोनार्की हैज स्टिल एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. तो ये जो इनका एक मोनार्की सिस्टम है, फ्यूडलिज्म का इनका सिस्टम है, वो अभी तक उनका मौजूद इसीलिए है कि उस वक्त से चला आ रहा है. हमने मिडिल एजेस में बात की थी फ्यूडलिज्म की. they never exactly completely got out of it. So somebody or the other they did some, they made reforms अपने लिहाज से इन्होंने भी की, उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे.
ठीक है। तो जो ट्यूडोर डायनेस्टी इसलिए जरूरी थी बिकॉज हेनरी द सेवेंथ ही फोकस्ड अ लॉट ऑन लाइक जो एक लिटरेसी ओवरऑल है कंट्री की, या जो फोकस ऑन एकेडेमिया फॉर एग्जांपल, उस पे उसने थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसाइज किया था। एंड इसके एरा में दे स्टार्टेड स्टडीइंग अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स एज वेल। ठीक है। उसके साथ साथ ही ड्यूरिंग हिज एरा द प्रिंटिंग प्रेस वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड, एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस के होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटन मटेरियल वो बहुत ज्यादा इजी हो गया था। सो पीपल हैड अ लॉट ऑफ, इससे पहले जैसे हमने देखा था कि ओरल ट्रेडिशन था, जो स्टोरी टेलिंग थी वो ओरल के थ्रू होती थी, तो इवन जो नॉलेज है वो पास होती थी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वर्बली। बट जब प्रिंटिंग प्रेस बना है तो फिर यू कुड स्टार्ट, सब कुछ आपको एक बंदे को लिखना नहीं होता, बट यू कैन जस्ट स्टार्ट प्रिंटिंग इट, तो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी printed in a shorter amount of time, and they started distributing it everywhere as well, and this was also closely linked to the spread of literature and the change in literature during that time. ठीक है। और ह्यूमनिज्म पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से उसने मतलब उसने किस तरह से अफेक्ट किया था डिफरेंट आर्टिस्ट को। बट यहाँ पर अगर हम उसमें भी देखें, उसके साथ साथ देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैवल एज वेल, अगेन अनदर पॉइंट जो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, दैट ट्रैवल की वजह से भी देयर वर अ लॉट ऑफ एडवेंचरस स्टोरीज टू टेल डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल दैट दे फाउंड आउट, और वो उन्होंने डिलीवर भी करना शुरू कर दिया। ठीक है। सो ह्यूमनिज्म की जब बात करते हैं तो फिर थॉमस मोर इज वन ऑफ दोज जिसको हम कहें कि लाइक he strongly believed in it, and he wrote the book Utopia. It was written in Latin. Now utopia, आज भी हम जब सुनते हैं utopia तो we know the word utopia means something that is ideal, like a perfect world जहाँ पर there is no issue, no problem, everything is very peaceful and very, everything is perfect. Utopia का मतलब एक perfect world. जैसे कॉन्ट्रोडिक्टरी टू दैट इफ वी हियर कि डिस्टोपिया जब हम कहते हैं तो देर आर सम बुक्स विच आर रिटन डिस्टोपियन स्ट्रक्चर पे, तो डिस्टोपिया इज समथिंग जहाँ पे यूटोपिया इज गॉन, मतलब जहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, विच इज कम्प्लीटली इम्परफेक्ट, बहुत ज्यादा फ्लॉड है। यूजुअली इट्स लाइक यू नो कि बर्बादी हुई भी है एंड देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, सो यूटोपिया इज लाइक द ऑपोजिट ऑफ दैट। and you, that was something that became famous. Now in Greek, the word utopia means nowhere. Okay, because utopia doesn't really exist. Utopia is a place. अगर जो इसका concept है इस दुनिया में, there is no utopia. There cannot be a perfect place. हर जगह misery and problem and परेशानी सब जगह मौजूद है. So there is no perfect place. ठीक है। But since he was inspired by humanism and human like tendencies and human characteristics, he like sort of like created this place जहाँ पर there is like happiness है और sorrow है ही नहीं, और जो ह्यूमन की जो फैंटेसीज हैं वो सारी रियलिटी में बदल रही हैं, सब कुछ उसको मिल रहा है, एंड दैट started becoming a recurrent theme in the British literature after that, after his book Utopia. तो ब्रिटिश लिटरेचर में काफी जगहों पर अगर हम देखें कि पहले भी कोर्टली लव का कॉन्सेप्ट था, विच वाज काइंड ऑफ अ वेरी आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, बट इट हैड जैसे मैंने कहा इट हैड एन अ बैकग्राउंड जो उसका था वो रिलीजियस, कहीं ना कहीं एक एक एस्पेक्ट मौजूद था। यहाँ पे वो रिलीजन से हट गए, यहाँ पर दे टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ एक इंडिविजुअल पर्सन can live in this world and make his own choices and make good choices and have a perfect world. तो वो अपनी needs पे, अपनी desires पे focus करके उन्होंने उस चीज को किया, मतलब they're not talking about God anymore. ठीक है। So here I think I would like all of you to just give me your input. What do you think कि if there is a place that is perfect, how would you define a perfect place according to you? कि अगर आपको इस तरह की किसी कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करना हो इन लिटरेचर, व्हाट वुड यू कॉल अ परफेक्ट प्लेस? हाउ वुड यू क्रिएट योर ओन यूटोपिया? मैम जहाँ पे लाइक एवरीथिंग इज जस्ट, मतलब अगर इफ समवन कोई बुरा करता भी है तो उसको उसके लिए मतलब सजा मिले, कोई अच्छा करता है तो उसको इसके रिवॉर्ड मिले, जस्टिस जैसे हो, ये नहीं कि मतलब बुरे लोग ना हो क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल, बट ओके। मतलब आपको अपने एक्शंस पे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो फेस करने। ओके। तो योर आइडिया ऑफ यूटोपिया इज जहाँ पर जस्टिस का फेयर सिस्टम। यस मैम। ओके। और बताइए मुझे और क्या हो सकता
बाकी लोग भी बताइए आपका व्हाट इज योर आइडिया ऑफ यूटोपिया, लिख के बता दें, बोल के बता दें, जैसे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, ओके। इसको थोड़ा सा वजिए इलैबोरेट करें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ मतलब किस तरह का एक्सप्रेशन? अगर कोई कहे कि हम हेट स्पीच भी करते हैं तो मुझे फ्रीडम है कि मैं कैसे भी करूं, तो वहां पे वो थोड़ा सा, जैसे हम कहें कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। नॉट बाउंड बाय सोशल प्रेशर, ओके। बट अगेन अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आई वुड लाइक योर अगेन एवरीबॉडीज इनपुट ऑन दिस इज वेल, कि if the society does not have any kind of like, वही बात है कि फ्रेश सोशल प्रेशर अगर हम हटा दें कम्प्लीटली, कि यू कैन एक्सप्रेस वट एवर यू वांट टू, हाउ गुड इज दैट? अच्छा, बाकी के लोग भी जस्टिस एंड इक्वालिटी, पीस एंड इक्वालिटी, सो यू आर मोर फोकस्ड ऑन जस्टिस आई थिंक, एंड ओके पीस भी है। बट डू टेल मी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं, बिकॉज दिस इज एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम इज वेल काफी सारी जगहों पे, कि हम कहते हैं कि द मीडिया इज नॉट फ्री टू, मतलब मीडिया में नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत बायस है। हम कहें जितना भी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट जब आप करते हैं एक्सप्रेस तो फिर यू गेट टारगेटेड, या आपको चुप करा दिया जाता है, या कोई उससे भी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ओपनली कोई भी अपनी गवर्नमेंट को उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, दे हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज, बैकलैश फेस करना पड़ता है। सो हाउ ओके इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या हाउ कैन वी अचीव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? बिकॉज बहुत सारे लोग हेट की तरफ भी चले जाते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, कि हम जो चाहे कह सकते हैं, हमारा ओपिनियन है ये। जैसे आई थिंक वो वही होता है कि जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप उनको रोकेंगे जो हेटफुल भी कह रहे हैं, तो वो बोलेंगे फिर हम भी किसी को रोक सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो गलत कह रहे हैं। जो मतलब कोई सही बात भी कह रहे हैं तो आपके लिहाज से आप गलत कह रहे हैं, तो आप उसको रोक लोगे। तो मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होनी चाहिए कि चाहे वो गलत भी कह रहे हैं वो कहने दें, बट बस उस पर कॉन्सिक्वेंसेज हो, कि मतलब अगर कुछ गलत कह रहे हैं किसी के बारे में, स्लैंडर जैसे वो कर रहे हैं, तो उस पर उनको मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़े। ये नहीं कि मतलब कुछ भी बोलते रहे जैसे रहे। बट आप रोक नहीं सकते ना किसी को बोलने से, बिकॉज फिर अगर आप एक बंदे को रोक रहे हो कह के कि मतलब वो गलत कह रहा है, तो वो दूसरों को रोक सकता है वो कह के कि मतलब वो दूसरा बंदा गलत बोल रहा है, उसके लिहाज से वो गलत बोल रहा होगा, लेकिन मतलब बस कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर अगर कॉन्सिक्वेंस हम रख देते हैं तो फिर फ्रीडम तो खत्म हो गई ना, फिर फ्रीडम तो नहीं हुई। नहीं मैम, मतलब जैसे फ्रीडम क्यों खत्म हो गई? कॉन्सिक्वेंस से अगर ये नहीं कि वो हो जैसे मतलब अब कोई इसको जेल था के ले जाए, ये मतलब बस अब जैसे आपने मैं कुछ कहा है तो उस पर जिस तरह आपको फ्रीडम है, उस तरह सामने वाले को भी फ्रीडम है आपके ओपिनियन पे कुछ बोलने की, लेकिन आप रोक हम्म। नहीं सकते किसी को, वरना हम्म। फिर वही बात आ जाती है वो ग्रे एरिया के। मतलब अगर एक को रोक रहे तो दूसरे को भी रोक सकते हैं, जैसे मतलब डिक्टेटरशिप या उस सब में उनके हिसाब से कोई जो सही भी उनके हिसाब से तो गलत कह रहा है तो वो उसको रोक लेते हैं। हम्म। मतलब यहाँ तो तक तो बात वही बात की, ये तो ठीक है कि हाँ, प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि जब आप फ्रीडम दे देते हैं, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फिर यू हैव टू आल्सो बी टॉलरेंट ऑफ व्हाट अदर्स आर एक्सप्रेसिंग। बिकॉज हम अब जैसे आजकल के, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे रिलीजियस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जैसे बहुत बुरा भला कहा जाता है, रिलीजन को बहुत बुरा भला कहा जाता है, एंड इट इज said that as having a freedom of expression means I can say whatever I want. ये मैम फिर उसको आप मतलब कोई कहता है बुरा तो उसको ये कहने की जगह कि मत बोलो, आप उसको एक्सप्लेन करो कि वाई ही इज रॉन्ग, वाई वो बंदा गलत क्यों है। तो फिर उससे दूसरे लोग भी एजुकेट होंगे, जिन जो लोग नहीं भी बोल रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। वो ज्यादा बेहतर है। ये बेहतर है कि वो बोल दे और फिर मतलब आप उसको काउंटर एक्ट करके उसकी बात का मतलब सही बता के कि क्या गलत है सही है, ये बात बताएं उसको। इससे अच्छा कि मतलब आप उसको रोक रहे हो बोलने से। ठीक है, बट फिर वही वाली बात हो जाती है कि किसी को सही या गलत कह देना, मतलब जैसे अब अगर हम कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन है, फ्रीडम है, आपकी चॉइस है, आपका ओपिनियन है, कुछ चीजों में आपका ओपिनियन है कि मैं इस चीज को मानती हूँ, मैं इस चीज को नहीं मानती। ठीक है, तो अगर, और दोनों तरफ ही होता है ये, हम देखते हैं कि जो मैं रिलीजन के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज ये मैं देखती बहुत ज्यादा हूँ, कि जो रिलीजन के अगेंस्ट बोलते हैं वो बहुत ही एंटी रिलीजन होते हैं,
और जो रिलीजन के लिए बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिजिडली प्रो रिलीजन होते हैं। तो कोई ग्रे एरिया फिर भी नहीं होता। सम पीपल डू हैव अ ग्रे एरिया, लेकिन ज्यादातर जब जो हम आर्ग्यूमेंट देख रहे होते हैं वो बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट ही होते हैं। तो उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज दे एंड अप गेटिंग ऑफेंडेड एंड दे एंड अप ऑफेंडिंग द अदर पर्सन एज वेल। तो आप जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो फिर वी नीड टू सी कि अच्छा ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू से समथिंग, दैट इफ आई हैव द फ्रीडम टू से व्हाटएवर आई वांट, जैसे आपने कहा, उसी तरह से सामने वाले को भी होना चाहिए। तो आई शुड बी टॉलरेंट एटलीस्ट। लेकिन वी आर नॉट टॉलरेंट। वी वांट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट वी वांट इट ओनली फॉर आवरसेल्फ। वी डोंट वांट अदर्स टू हैव फ्रीडम। खासतौर पे अदर्स का मतलब वो जिनके ख्यालात हमारे ख्यालात से मिलते नहीं है या ऑपोजिट है, उनको हम फ्रीडम नहीं देना चाह रहे होते। जिसमें मतलब मिस वही कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे अपना वो करना मतलब चेंज करना हम्म। पड़ेगा। तो आप हम्म। ये नहीं कर सकते कि किसी की स्पीच सेंसर कर दो, बिकॉज दैट्स रॉन्ग। हम्म। आप अपना ओपिनियन रखो, दूसरे को कन्विंस करने के मतलब से नहीं रखो, बस ये बोलो कि ये मेरा ओपिनियन है। ऐसा नहीं करो कि यू हम्म। डोंट हैव टू कन्विंस समवन। हम्म। हम्म। दैट कुड बी एन आइडियल वे टू अप्रोच इट। ठीक है, तो अगेन अगर हम इसकी जैसे बात करते हैं, वजिया ने जैसे कहा कि उनके लिए यूटोपिया वुड बी समवेयर जहाँ देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो आई थिंक वहाँ पर ये वाली चीज भी जरूरी होनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट फॉर वन अनदर। दैट वुड बी समथिंग विदाउट दैट इज बायस। आइडियल। अच्छा, व्हाट एल्स, और क्या चीज हो सकती है? अगर हम जनरली अगेन यूटोपिया के कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं कि अगर सपोजिंग चलिए इसको इस तरह से रख लेते हैं कि इफ यू हैव टू राइट अ स्टोरी अबाउट यूटोपिया, तो व्हाट वुड बी लाइक द, आपकी स्टोरी का बैकग्राउंड क्या होगा? इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। जस्ट गिव मी 5 to 7 मिनट्स। मुझे अर्जेंटली कोई चीज अभी करनी है, तब तक मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज के बारे में सोचिए, एंड बाय द टाइम आई कम बैक आई वांट टू हियर सम वो फ्रॉम यू। ठीक है, some kind of like एक narrative कि if you have to write a story about a utopia, और यूटोपिया का मतलब मैंने आपको बताया कि जहाँ पर everything is perfect। ठीक है, तो what would the background of your story be? आपको पूरी स्टोरी नहीं बतानी है, मतलब बनानी नहीं, लेकिन आप एक स्टोरी के कैरेक्टर्स कैसे होंगे, जगह क्या होंगी, किस तरह का बैकग्राउंड होगा, उस स्टोरी का क्या बैकड्रॉप होगा, वो थोड़ा सा सोचिए। आपको मैं 5-6 मिनट दे रही हूँ, उसके बारे में सोचिए। व्हेन आई कम बैक तो हम इसके बात करें। ठीक है।
हाँ जी, अब मुझे बताइए। यस मैम, फॉर मी जैसे मैंने पहले कहा था, को जहाँ पे जस्टिस सही से सर्व होती है, यहाँ मतलब ना सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, आपके पावर और मनी के बेस पे आपको नहीं राइट्स मिल रहे हैं। जैसे हमारी ठीक आजकल है। की सोसाइटी में होता है कि द पीपल विद पावर, मनी बेसिकली गो स्कॉट फ्री, और मतलब जो बेचारे जिनके पास नहीं होता है वो पावर, वो हम्म। मतलब पिसते रहते हैं, और मतलब सबके पास इक्वल राइट्स हो। मतलब आपके राइट्स उस पे ना बेस्ड हो कि आपके पास कितनी पावर है, और लाइक जस्टिस सर्व होता हो कि जो बुरा कर रहा है वो मतलब उसको सजा मिले, जो अच्छा कर रहा है उसके मतलब रिवॉर्ड मिले, क्योंकि ऐसे होता है आइडियल उसमें आप ये नहीं कर सकते कि बुरा ना हो, होगा बुरा, बट हम्म। बस वो सजा मिले और मतलब उनको उनके किए की सजा मिले, ये बात ठीक है। बस ओके। लाइक मैंने ये सोचा था कि ऐसे कैरेक्टर्स मेरे जो जैसे मेरी जो जगह हो जहाँ ये एक लैंड हो जहाँ पे लाइक बाय द नेम ऑफ यूटोपिया द पीपल हु लिव देयर लाइक देयर इज नो क्लास सिस्टम over there and you know there is no racism or based on color or religion or whatever you ओके। know kind of like whatever we experience in our society in reality nowadays वो वहाँ चीज वहाँ पे एग्जिस्ट ना करती हो और सब ठीक है। इक्वल हो और वहाँ पे कोई अनफेयरली भी ट्रीट नहीं हो जस्टिस हो और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि पीस हो हार्मनी हो लोगों के बीच में और देयर इज़ नथिंग सच एज वॉर मतलब वॉर नाम का लफ्ज़ ही वहाँ एग्जिस्ट ना करता हो तो इट्स ऑल हम्म। पीस एंड हार्मनी सो बेसिकली विच इज़ नो वेयर सो ओके। बेसिकली यूटोपिया ही हो जाएगा वो तो ठीक है। ओके। ओके, एनीबॉडी एल्स? Um, for me, I think a sort of utopian society would be कि जैसे Maslow's hierarchy of needs. हम्म। उसमें जो bottom triangle में जो bottom two levels हैं physiological and safety हम्म। वो at least for everyone those two things should be fulfilled so ओके। that everyone can start moving up to the rest of the triangle, just the bottom two levels. I don't know, okay, am I setting the bar too high or too low? ओके। But ओके। I think that is my idea of ऑलराइट। what a utopian society should be like. मतलब बेसिक नीड्स पूरी हो, so that there's no at least struggle, there's no struggle for something basic, and people can Yes, go towards more artistic and more like self-related endeavors तब कर सकेंगे, which is what yes, Maslow's exactly. theory itself is. Okay, and anybody else? जी, कोई और है? याद रखिएगा, आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं, ठीक है? तो ये जो सारी चीजें हम कर रहे होते हैं ना, दिस इज क्लास पार्टिसिपेशन, so you have 5 marks for class participation. जिन लोगों ने अब तक बिल्कुल भी कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप सोच लीजिए कि आपके उसी में हम काउंट करेंगे, फिर वहाँ पे आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये मैं आपको एक्टिविटीज एक्सरसाइजेस क्वेश्चन इसलिए देती रहती हूँ टू elicit some kind of discussion। और आपसे मैंने कहा भी है कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल सेइंग इट वर्बली, तो फिर आप लिख के भी बता सकते हैं, बट दिस इज all of this is going to be counted towards your participation towards the end of the class semester। ठीक है, कोई और है? चलें जी, लेट्स जस्ट अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को अगेन, इस पे हम थोड़ा सा एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द मेजर थीम्स ड्यूरिंग दैट टाइम लिटरेचर में, खास तौर पे। माय क्वेश्चन हियर वुड बी कि अभी तो हमने बात की कि यूटोपिया की डेफिनेशन लाइक फॉर डिफरेंट पीपल इट कुड बी डिफरेंट, बट अ लॉट ऑफ यू एटलीस्ट अग्री ऑन वन थिंग कि आपकी जो है वो जस्टिस हो, क्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, एंड लाइक बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो। दिस इज समथिंग दैट यू फील के शुड बी एन एसेंस ऑफ अ utopic society. Next question is कि if there is a society जहाँ which is perfect, अगर हमारी सोसाइटी की फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि परफेक्ट हो जाती है, तो फिर मजा किस चीज में रहेगा? हाउ आर यू गोइंग टू like enjoy? Wouldn't being happy all the time become like boring? Yeah, because everything will be sort of monotonous now. There will Hmm. be nothing people will disagree on or sort of argue on, and Hmm. we be just say there are so many things, so many laws, and so many sort of
like laws की भी अगर हम बात for example specifically करते हैं, that come out as a result of a sort of a rivalry or a sort of a argument between two different communities or two different between two people of like people of two different religions. तो कुछ लॉज है जो उसके आउटकम होते हैं कि मतलब एक हम बना लेते हैं कि इस भाई हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं बन रही तो ये हिंदू एरिया, ये मुस्लिम एरिया, तो मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू एंटर एरिया एक्स जो हिंदूज का है, और हिंदूज आर नॉट अलाउड टू एंटर एरिया वाई जो मुस्लिम्स का है. तो इट्स अ रिजल्ट ऑफ एन ये आउटकम है, ये एक लॉ, एक चीज का, एक राइवलरी का जो दो रिलीजियस कम्युनिटीज के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है. So like in that case, everything in our society would sort of become monotonous. There would be nothing, people would, everybody would end up, sort of liking each other and मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं होता ना कि कोई जब एक कोई डिस्कम्फर्ट ही नहीं, कोई भी एक कम्युनिटी है हमारी, कोई भी एक उसके अंदर जो लोग हैं अगर उनको किसी चीज में मसला नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एनीथिंग, तो वो सॉर्ट ऑफ मजा नहीं आएगा सोसाइटी में, एक तरीके का एक बैलेंस ही नहीं होगा. मतलब सब कुछ चल रहा है, सही चल रहा है, हर वक्त सही चल रहा है, मतलब देयर वुड बी नथिंग सॉर्ट ऑफ पीपल वुड डिसएग्री अपॉन देम. से आई थिंक लाइक फॉर मी आइडियल सोसाइटी वो नहीं होगी जहाँ पे झगड़े ना हो, जहाँ पे नेगेटिविटी ना हो, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट इरेज वो जो नेगेटिव लोग हैं, उनको आप नहीं हटा सकते. आइडियल सोसाइटी वहाँ वो होगी जहाँ पे ये सब होंगे, झगड़े भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, बट बस जो अच्छे लोग हैं उनको जस्टिस मिलेगी, जो बुरे लोग हैं उनको सजा मिलेगी. वो मेरे लिए आइडियल सोसाइटी होगी. वो मैम अगर अगर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो फिर आर्ग्यूमेंट कैसे होगा? अगर सब ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, अगर कोई अच्छा बच्चा है, सभी अच्छे हैं, अगर लोग ब्लाइंडली इस कॉन्सेप्ट पे फॉलो करेंगे जनरेशन ओवर जनरेशन, तो फिर हमारी क्वेश्चनिंग, हमारी थिंकिंग पे डाउट आएगा. बिकॉज हम आर्ग्यूमेंट नहीं, तब जहाँ वहाँ आर्ग्यू करते हैं जहाँ हम सोचते हैं, वहाँ क्वेश्चन आता है जब हम सोचते हैं. जब हम सोचेंगे ही नहीं किसी चीज को लेके तो फिर वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा हमारे दिमाग में. तो आई गेस वो हमारे लिए एक सेटबैक होगा कि हम क्वेश्चन करना छोड़ दें, हम सोचना छोड़ दें. सोसाइटी, ऑल ओवर सोसाइटी, हमारे हर इंसान इंडिविजुअल के लिए रिगार्डलेस रिलीजन एंड ऑल, वो ज्यादा सेटबैक होगा कि एक सोसाइटी सोचना ही छोड़ दे, एक नेशन सोचना ही छोड़ दे, फिर इसके लिए ज्यादा मसला होगा. आइडियल सोसाइटी वुड बी दैट, मतलब जहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम हो टू स्पीक, एंड जब लोग बोलेंगे तो फिर उनके इश्यूज सॉल्व होंगे. अगर if they will not speak तो obviously उनके इश्यूज भी नहीं सॉल्व हो सकता है, एंड फिर अंदर ही अंदर हेट्रेट होगी. तो आई थिंक आइडियल सोसाइटी वुड बी दैट वन जहाँ पे लोगों को बोलने का फ्रीडम हो, और जहाँ पर उनको पता हो कि उनको जो इशू है उसका सोल्यूशन लाइक पूरी कम्युनिटी मिलकर निकाल लेगी. तो आई थिंक दैट वुड बी लाइक मोर आइडियल सोसाइटी. आई थिंक ये भी होगा कि मतलब जो वो है हमारी कम्युनिटी के लोग जिनके पास पावर है लॉज क्रिएट करने का और मतलब लोगों को सजा देने का, वो लोग बुरे ना हो, क्योंकि बुरे लोग तो एग्जिस्ट करेंगे, बस वहां पे जस्टिस हो कि जो लोग मतलब जस्टिस हमें दे रहे हैं, लाइक जो कानूनी लोग हैं, पुलिस वाले और हमारे जो सिस्टम, लॉ का सिस्टम वो है, वो लोग अच्छे, गवर्नमेंट हमारी अच्छी हो, उनका अच्छा होना बेहतर है. उनको वो अगर अच्छे लोग उसके लिए सेलेक्ट हो वहां पे और मैम Yes, टॉलरेंस भी exactly. एक Where the ऐसा people in power. टॉलरेंस भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हर इंसान में हो, रिगार्डलेस कि वो किस लेवल पे हो, इस सोसाइटी के लाइक बहुत लोअर लेवल पे हो अगर तो भी टॉलरेंस उसमें हो, अगर बहुत हायर लेवल पे हो तो उसको सबके सुनने की टॉलरेंस हो, तभी वो जस्टिस क्रिएट कर सकता है. वही ना कि अच्छे लोग मतलब पावर में आए, ऐसे मतलब बुरे लोग ना हो पावर में, जो जस्ट इंसान है, बायस्ड ना हो वो बंदा पावर में. ओके, हमारा आप कुछ कह रही थी? No, it's okay. ऑलराइट. मिस जो मरियम ने भी बात कही थी कि जो है एक आइडियल सोसाइटी वही होगी जहाँ पे किसी भी जैसे इंडिविजुअल को कोई मसला है या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कोई मसला है, तो वो उनको पता है कि ये हमारे साथ, ये हम सोसाइटी में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमारी इवेंचुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये भी मैं कहूँ ना तो उटोपिया में चला जाएगा, क्योंकि दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कहीं भी अब
अब ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है कि जहाँ पे किसी को कोई मसला हो तो उनकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही हमारी होती है ना, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के साथ डील कर रही होती है कि हमें जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहीं मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी अब दुनिया में, बहुत ही या तो रेयरली कहीं होता होगा कि वहाँ पे मिलके लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए और उनको जस्टिस मिला जाए, खास कर तौर पे उन जो माइनॉरिटीज हैं उनको। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अब वहाँ पे वो दुनिया में कहीं भी ये ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जो जहाँ पे मिलके जो है आइडियल सोसाइटी ऐसे बने कि लोग कंसर्न्ड हो एक दूसरे के लिए कि हमारे ये हमारे फेलो इंडिविजुअल्स हैं, इनको जो है इस चीज का मसला है तो हम इस चीज का मिलके हल निकालते हैं कि इनको ये मसला ना हो। हर किसी को अपनी होती है कि बस मेरा काम हो रहा है, मेरे लिए सही है तो बस अपनी फिक्र करो, चाहे दूसरे का ड्रॉबैक हो उसमें ज्यादा जितना हो सकता है वो उसको नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन जहां तक अपना फायदा हो रहा है तो बस बंदा खुश है। और थोड़ी सी माइनर इनकन्वीनियंस खुद को आएगी तो फिर इंसान सॉर्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल विल रिटेलिएट। ठीक है, मतलब वही वाली बात कि लोग, पीपल आर मोर सेल्फिश, they think first about Yeah, themselves and exactly. They're satisfying more, their needs. yeah, exactly. So we are not Hmm. putting, we are always putting up ourselves first without thinking of others. You know that Hmm. we never think what are like very rarely, very rarely we think कि हमारी जो actions हैं उसका society पे, हमारे आसपास के लोगों पे impact क्या पड़ेगा। मतलब Hmm. हम even as minor as like if you notice something as minor as like throwing trash in front of a 2-year-old, if you go to a mall, if a 2-year-old sees you throwing trash all around, he or she will learn it from you, he will think that this is Hmm. normal, and he or she will also in future commit that act, and even eventually people will notice each other and this will become normal. This is how throwing trash has become is becoming normal in our country, Hmm. right? We can, हम सड़क पे जाके अगर कचरा फेंक दें तो कोई भी आके हमें नहीं बोलेगा कि आपने यहाँ पे क्यों फेंका, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है। और अगर यही चीज़ जाके अगर आप कनाडा या यूएसए ऑस्ट्रेलिया स्पेशली अगर आप जाओ तो वहाँ पे तो ट्रक्स आते हैं, उनके फिक्स टाइम्स होते हैं गार्बेज कलेक्ट करने के, आप ट्रक्स के अलावा गार्बेज कहीं दे ही नहीं सकते। तो मतलब ये मैं बात कर रही हूँ कि हम जितना उस चीज़ को नॉर्मलाइज करेंगे तो लोग वो हमें देख के वही हमसे सीख रहे होते हैं। तो यही बात है ना कि हम जब तक हमें खुद को इफेक्ट नहीं हो रहा, हम सेल्फिश हैं, हम वो फेंक रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। लोग हमसे ये सीख रहे हैं, इवेंचुअली सब लोग ये करना शुरू कर देंगे जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बुरी आदत है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि ये चीज़ हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं करके। Hmm. तो वही Hmm. बात है कि वी आर ऑलवेज पुटिंग अप आवर सेल्फ फर्स्ट, हम अपनी कन्वीनियंस रख रहे होते हैं और दूसरों को छोड़ रहे होते हैं कि फिक्र नहीं कर रहे होते उनकी। Hmm. Also, unfortunately, we live in a society where being selfish is normal and being selfless is called stupid. मतलब अगर आप Hmm. किसी और के बारे में सोच रहे हो ना, मतलब डिस्कम्फर्ट आपको हो रहा है किसी और के बारे में सोचने से, तो लोग आपको बोलेंगे कि यू आर स्टूपिड, मतलब आप गलत कर रहे हो, क्यों अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तो उस पे आपको मतलब वो करते हैं। और अगर कोई सेल्फिश है जैसे, तो उस पे मतलब उसको वो किया जाता है, लाइक कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है, उसको मतलब सही समझा जाता है, नॉर्मलाइज Hmm. कर दिया। जैसे बुरी चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया, अब वो उसको कोई करते हुए ये नहीं सोचता कि अच्छा शायद मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो कॉन्शियसनेस ही नहीं रही है कि अच्छा तुम गलत करो, तो कैसे रोकेंगे अपने आप को भी बंदा। जैसे कहते हैं ना कि सर्वाइवल के लिए आपको चालाकी चाहिए, तो समथिंग जो कि हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि अगर आपके अंदर चालाकी नहीं है तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए, डिप्लोमेसी आपको आनी चाहिए। नॉट नॉट सेइंग दैट मतलब दीज आर सर्वाइवल स्किल्स, बट फिर वहीं पर बात आती है कि आवाज का फिर से मसला हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। सो ठीक है, तो इस तरह की जब चीजें होती है तो यू राइट कि इवन इफ वी कंसिडर एस्पेक्ट्स लाइक दीज जहाँ पर हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी एक यूटोपिया ही है, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट विल हैपन। यहाँ सिर्फ एक चीज का मैं फर्क करूंगी कि हम जैसे हमारे बहुत सारे, इवन दो दोज आर नॉट परफेक्ट, बट जितने हमारे रूरल एरियाज हैं एटलीस्ट इंटरनली, तो छोटे छोटे गाँव हैं, मतलब बेस्ड अपॉन लाइक 25-30 लोग एक साथ रहते हैं या 50 लोग एक साथ, जो पूरे गांव की पॉपुलेशन ही इतनी है, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। वहां पर अगर आप देखें तो जो उनका जैसे जिरगा सिस्टम होता है कि वहां पर द वन पर्सन प्रॉब्लम इज द कम्युनिटीज प्रॉब्लम, क्योंकि वो कम्युनिटी ही इतनी छोटी होती है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वहां पे Yeah, हमेशा that is जस्टिस why they होता है। have that sort of panchayat system, right? You're talking about. हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो पंचायत उनकी बैठती है, मतलब किसी के घर में भी अगर कोई इशू होता है तो फिर दे कैन टॉक टू द हेड ऑफ द गांव और वो फैसला कर सकता है। अब वहां पे कितना जस्ट हो रहा है, कितना अनजस्ट है, उनका कितना ट्रेडिशनल, कितना कंजर्वेटिव, कितना सप्रेसिंग ओप्रेसिंग रूल है, वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
but at least the system there टेल्स यू अबाउट, जैसे जो आपने जिक्र किया ना कि कम्युनिटी मिलकर एक बंदे के मसले को सॉल्व करे, जो आई थिंक मरियम ने शायद ये बात कही थी। तो वो वाली चीज अगर हम देखें तो हमें इन इन सिचुएशंस में हमें जैसे एक सिस्टम नजर आता है। अब वो सिस्टम फिर वहां बात आ जाती है कि पर्सनल गेन, जब किसी अगर कोई पंचायत का हेड है और उसकी पर्सनल नीड उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पर्सनल नीड इस लेवल पे भी अगर है कि मेरा जो इम्प्रेशन है वो अच्छा बने, या रिलीजियसली जो मेरी एक वो है वो इम्प्रेशन प्रॉपर बने, या मेरी मोरालिटी या मेरे अपने व्यूज से वो क्लैश ना करें, तो भी वहां पर वी कांट एक्सपेक्ट 100% फेयर डिसीजन। बिकॉज 100% फेयर डिसीजन तभी होता है जब आप अपने आप को फ्री ऑफ, मतलब आपका जो डिसीजन है वो आपकी जजमेंट और आपकी सेल्फ से हट के हो। इट इज ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी डिफिकल्ट जब हम इन इस तरह की चीजों पे जाते हैं। वी डू सी अ हिंट वहां पर कि कम्युनिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इट्स नॉट समथिंग जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे पास भी कम्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सिस्टम बिल्कुल मौजूद है, विच इज द लॉ सपोजिटली, कि आपका लॉ सिस्टम इज सपोज टू हेल्प यू आउट। अगर किसी एक का मसला एक इंडिविजुअल खुद सॉल्व नहीं कर सकता तो द लॉ इज सपोज टू हेल्प यू, बट हमारा फ्लॉ ही इतना है कि हमारी लॉ के नॉट हेल्प अस, लॉ एनफोर्सिंग एजेंट्स के नॉट हेल्प अस। मैम वही ठीक है, चीज है तो कि मतलब अनफॉर्चुनेटली ये सब जो बेसिक चीजें हैं जैसे जस्टिस और इक्वालिटी, ये सब अगर किसी को चाहिए वो उसको, तो उसको यूटोपिया हम जैसे कह रहे हैं, जो नॉर्मल चीज है जो होनी चाहिए हम्म हमारी सोसाइटी में, वो मतलब इतना वो अनरियलिस्टिक अब हो गया है वो, कि अगर किसी को वो ऐसा कोई सोसाइटी चाहिए तो हम उसको बोल रहे हैं लाइक कि दैट्स अ यूटोपिया, दैट नॉट हम्म पॉसिबल। अनफॉर्चुनेटली हम्म आया इतना हम्म नॉर्मलाइज कर दिया है ये चीजें को ना होना। मतलब लॉ तो है, सारे लिखे हुए हैं, अगर देखें तो सबको जस्टिस मिलेगा, बट वही लॉ इन्फोर्सर्स जो हैं वो ही जस्ट नहीं है, तो फिर हम क्या करें। सो दैट्स ट्रू कि एक चीज जो नॉर्मल होनी चाहिए वो यूटोपिया है हमारे लिए, बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एटलीस्ट नॉट एनी मोर। मे बी किसी जमाने में करती होगी, लेकिन करप्शन हमेशा रही है लोगों में, सेल्फिशनेस हमेशा रही है। उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है विद टाइम, बिकॉज बिकॉज ऑफ हाउ थिंग्स हैव जस्ट टर्न्ड आउट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल पे। अच्छा, माहीन और वजिया ने कुछ कहा है। माहीन कह रही है कि वर्ल्ड फ्री ऑफ सैडनेस, हंगर, फियर और कॉन्फ्लिक्ट is what according to her probably is utopia। एंड ये दोबारा से फिर वही वाली बात हो गई, आई थिंक जो हमारा ने भी जैसे कहा था कि बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, जिसमें आपका हंगर, थर्स्ट एंड बट ऑल ऑफ मैम दैट कम्स हमने इन। हमने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो पहले बहुत स्टार्टिंग नेशन थे, हमने उनसे भी यही सीखा है कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज देयर। तो अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग हम यही लोगों पे पोस्ट कर रहे हैं कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम एक सर्टेन डिलेमिया में रहना, यानी कि तुम एक सर्टेन हाइट्स पे तुम्हें होना है, वरना तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तुम्हें कुछ स्किल्स होनी है, वरना तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो फिर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम वही बताए जा रहे हैं, तो ओवर द टाइम उसके अंदर ज्यादा ही होता गया है वो, यानी कि उसमें कमी नहीं आई है कि हम लोगों को ये बताया कि इट्स ओके, डोंट हैव दिस, होगा तुम लोगों स्टार्टिंग वाली हिस्ट्री से हम यही बताते जा रहे हैं कि जो टॉपिक था हम सब में से, वो रूथलेस था या वो एक वॉरियर था या उसके पास ये चीजें थी तब वो ऐसा बना। तो फिर डेफिनेटली हम अडेप्टेशन में वही लाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका इसलिए भी है बिकॉज और इसके दो एंगल्स हैं कि पहली चीज तो ये बिल्कुल डेफिनेटली कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी ओल्ड। हम कह रहे हैं कि इंसान इवॉल्व ही तब करता है जब वो सोसाइटी में सर्वाइव करने के काबिल रहता है। खासतौर पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आज, अब जो हम जिस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, इसमें तो ये और ही ज्यादा सामने आने वाला है। बिकॉज in order for the whole society to survive, the whole society has to sacrifice a lot of things। है कि आप बाहर नहीं निकलें, आप घर पे ही रहें, आप बिल्कुल किसी से ना मिलें, और सारी चीजें, बहुत सारे जो मतलब चीजें हमें इस वक्त करनी है। जब तक पूरी सोसाइटी 100% उसको फॉलो नहीं करती, तब तक हम पूरी सोसाइटी को बचा नहीं सकते।
जो कि हम नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ हम अपनी बात नहीं, पूरी दुनिया में देखें, एग्जैक्टली मिस, वही एवरीवेयर। तो हो रहा है ना, अभी भी वही तो हो रहा है। 100% ऑफ सोसाइटी फॉलो नहीं कर रही, तभी तो केसेस बढ़ रहे हैं। अगर 100% करे तो कभी भी नहीं बढ़ सकते केसेस, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। अगर अगर वुहान में जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, अब वहाँ पे रिपोर्ट केसेस 0 हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हम्म अपने केसेस 0 पे ला चुका है। तो वही बात है ना, कैसे आए वो लोग? क्योंकि वो लोग एक दूसरे का ख्याल करें, वो लोग कॉपरेट कर रहे हैं। उनको पता है हम्म कि जितना जल्दी हम इस बात पे अमल करेंगे, उतना जल्दी हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हम्म। हमारे पास लोगों में सब्र ही नहीं है। वो लोग एक हफ्ता बैठे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं बैठ सकता, मैं नहीं बैठ सकता। तो वही हाँ सेल्फिशनेस सही की कह बात रही हो हो रही है कि मलाइका। वो बिल्कुल एक की दो सेल्फिशनेस। दो लोगों ने स्टार्ट, 2 लोगों को हुआ था पहले, शायद जहाँ से मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, 3 लोगों को हुआ था। हम्म और अब 13-14 हज़ार लोगों को हो गया। तो अगर हम उन दो एग्जैक्टली, तीन सो लोगों बिकॉज पे ही दैट इज हम बैठ बिकॉज जाते। पीपल। एग्जैक्टली अगर हम उसी वक्त अमल इस चीज़ पे कर लेते, हम इस बात की इस सिचुएशन की सिवेरिटी को समझ लेते उसी वक्त, तो हम आज इस लॉकडाउन में नहीं होते इस वक्त। लेकिन आज हम्म अगर हमारे पास केसेस इसलिए ही बढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे के, हम लोग इतने सेल्फिश हैं, हमें सिर्फ अपनी परवाह है। हमें ये पता है कि हमें एक दूसरे से मिलना है, हमें घर से निकलना है, हमें जाना है, क्योंकि हम नहीं बैठ सकते और हमें तो कोरोना होगा नहीं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए हैं। ये हम्म पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रिकॉशंस लेने वाले लोगों को भी कोरोना हो रहा है। लेकिन यही मसला है कि जो है हम सोच नहीं रहे हैं ना, हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हम लोग को बस अपनी परवाह है। अगर हम अभी भी इवन नाउ वी हैव टाइम, इवन नाउ सिचुएशन कैन कम अंडर कंट्रोल इफ वी act as if we act as one, if we हम्म give our 100%, और हम लोग सब एक ही बात पे अमल करें, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है करने के लिए। लेकिन हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। सो जितना हम लोग ये चीज को ड्रैग इस तरीके से कर ही रहेंगे तो ये तो सालों में भी खत्म नहीं होगी। प्रॉब्लम ये तो तभी हम उसी पे आ रहे हैं कि इवेंचुअली फिर यही होगा कि जब आप हर कोई नहीं कर रहा, तो फिर जो फिटेस्ट है, यहाँ पे फिटेस्ट कौन है? जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हो सके, जिनके पास घर में खाने पीने की चीजें हैं, जिनके पास जॉब्स हैं, जो कर रहे हैं, जिनका वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, उनकी सैलरीज भी उनको मिल रही हैं। तो दीज आर ऑल दीज, मतलब ये वो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, ये फिट हैं फॉर द सोसाइटी। ठीक है, या फिर हम कहें कि जो फिजिकली फिट हैं, हेल्दी हैं, जो बहुत ज्यादा एजेड नहीं है, अगेन दीज आर द वंस हु आर मतलब फिटर देन द रेस्ट। तो एट द एंड अगर कोई चीज इसको फॉलो नहीं करेगा, तो जो आपके पास फिट है टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, वही सर्वाइव करेंगे। बट बिकॉज ऑफ यू, अदर पीपल आर गोइंग टू सफर एंड दे माइट एंड अप नॉट सर्वाइविंग, बिकॉज द होल सोसाइटी अगेन इज नॉट वर्किंग एज वन यूनिट, बट हर कोई इंडिविजुअली कर रहा है, तो फाइट कर रहा है। और यहीं से जो हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, वो यही वाला है कि जब हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली एक अज्यूम करते हैं कि आई हैव टू बी बेटर देन एवरीबडी एल्स, आई हैव टू ट्राई एंड फिट, आई हैव टू डू समथिंग कि जिससे कि मैं कम अज कम इस चीज से बाहर आ जाऊं, और आई एम स्ट्रोंगर देन द रेस्ट। तो वो चीज फिर आपको जो है एक इंडिविजुअलिस्टिक उसकी तरफ लेके जाती है, जहाँ पर आप you're going towards more selfish needs as compared to something that is a little bit of self-sacrifice, but for the like for the greater good, for a larger number of society people in society. लेकिन वो नहीं हो रहा है, एंड वही बात है, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट जस्ट अस, बहुत सारे कंट्रीज में हमारे तो फिर भी अभी 13-14 हज़ार है, मतलब यूएसए में the cases have I think crossed 1 million probably, they were last I heard they were 80,000। उसके बावजूद द पीपल आर कमिंग आउटसाइड ऑन द रोड्स प्रोटेस्टिंग कि लॉकडाउन खत्म करें। तो जब आपके केसेस 1 मिलियन से ऊपर हैं, उसके बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि दिस इज इम्पोर्टेंट, एंड दे स्टिल वांट टू कम आउट एंड दे आर प्रोटेस्टिंग इन लार्ज ग्रुप्स। तो फिर वही मैम वाली यहाँ बात पे होती है ना कि मसला ये है कि यहाँ पे जो अलग क्लास है उसका इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों का भूख का बड़ा मसला है। जो हमारी हम्म लोअर क्लास है उनके भूख का बहुत मसला है। अगर वो कैसे वो बोलेंगे कि हमें कोरोना वायरस हो जाए लेकिन हम बाहर निकलेंगे, वो अपनी हम्म सेफ्टी खुद नहीं कर सकते। तो हमें हम्म उनकी सेफ्टी के लिए करना चाहिए सबसे पहले तो। हम्म मतलब वही ना, अगर अगेन हम वर्किंग उनकी इन सेफ्टी हार्मनी। कर लेंगे तो हम फिर सबकी सेफ्टी कर लेंगे, क्योंकि अडल्ट क्लास तो उसके पास सोर्सेज हैं, वो कर सकती है, लेकिन लोअर हम्म क्लास नहीं कर सकती। हम्म कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, मतलब इश्यूज ही यही वाले हैं कि जिनके पास एक एक तबका है, जिनके पास नहीं है, एक तबका है जिनके पास सब कुछ है। पर और मैम मैं जितनी जिसकी भी स्टोरीज देखो, जिससे भी पूछ लो, हर कोई राशन ड्राइव कर रहा है। लाइक एवरी थर्ड पर्सन इज डोनेटिंग समथिंग, को राशन ड्राइव कर हम्म रहे हैं। बट फिर भी हमारे आगे सबका इतना ज्यादा, या हमें इतना हमें हौका है किसी चीज का शायद, कि पता नहीं इतना खौफ है खत्म हो जाएगा,
कि हम फिर भी बाज नहीं आ रहे, हम फिर भी निकल असल रहे में हैं। हाँ, असल में पता है प्रॉब्लम फिर यहाँ पर वही आ जाती है कि हमने ये देखा है खुद, क्योंकि मैं लियारी में रहती हूँ। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे हम, मतलब कराची का भी अंडर डेवलप्ड एरिया है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ रूरल, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इवन जिनको हेल्प मिलती है वो भी सेल्फिशली हेल्प ले रहे हैं। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक फैमिली के लिए एक राशन का बैग है जो आपको 2 हफ्ते तक चला लेगा, वो कोशिश में लगे होते हैं कि हमें 5 थैलियां मिल जाए। यस तो मैम। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग खुद लेके फिर उसको बेच रहे हैं। हम्म ये हम्म भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज, मतलब हमें ये वाली Yeah, चीजें बहुत exactly. People are hoarding stuff. They're hoarding stuff they don't even need without realizing हम्म that there are so many individuals in our society that are actually in dire need of food. They don't even have anything to feed on. I mean, हम्म people are just hoarding कि बस वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म भी हो जाए ना तो उसके बाद का भी हमारे पास स्टॉक हो हमारे और पास हो हमारी जाए, पैसों की right। बचत हो। लेकिन यही तो बात है कि हम लोग एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते देयर आर पीपल who are in much more need than us, who are dying to even for like one, like feel like even once a day। हम लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं। हम लोग बस अपनी हम्म फिक्र कर रहे हैं। कोई बात है ना, सेल्फिशनेस इतनी है हमारे पास, वो यूनिटी ही नहीं है हमारे पास। हम लोग एक चीज हम्म पे यूनाइट ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें इससे मिलके बाहर निकलना होगा। ये किसी एक के या एक क्लास के करने से या किसी एक शहर, एक कराची के करने से नहीं होगा। ये पूरे पाकिस्तान को साथ मिलके ही करना पड़ेगा। इवन वन प्लेस, बिकॉज इट जस्ट टेक्स वन individual to infect, like around China just sort of released a report I was reading, and in that they have mentioned that one individual is capable of infecting 10,000 individuals, हम्म हम्म like 10,000 individuals, so you can just realize कि 10,000 लोगों को हो सकता है सिर्फ एक बंदे से। तो अब इस हम्म सिचुएशन की सिवेरिटी को लोग समझ ही नहीं रहे हैं। उनको अभी भी बात, अभी देयर सो मेनी पीपल हु स्टिल बिलीव कि कोरोना कुछ है ही नहीं, यू नो दे स्टिल बिलीव कि कोरोना एक अफवाह है, एक जो है एक फैलाई हुई है गवर्नमेंट की प्रोपेगेंडा। तरफ से। माय ओन, या एग्जैक्टली, माय ओन मेड हु आई टोल्ड हर टू स्टे एट होम, तो वो नहीं आ रही है। तो वो बोल रही है कि ये कुछ चीज ही नहीं है, ये झूठ है, ये गरीबों को जो है और गरीब करने का तरीका है। आई मीन देर आर पीपल हु आर थिंकिंग दिस वे। आई मीन उसको बहुत समझाने के बाद भी उसको ये बात समझ में नहीं आई कि वबा वाकई एग्जिस्ट करती है और फैल सकती है, और इस दौरान घरों के अंदर रहना जरूरी है। उनको ये लगता है ये कोई चीज ही नहीं है, तो वो कोई एहतियात कर ही नहीं रही, कुछ भी नहीं। बोली कुछ चीज ही नहीं है, बीमारियां तो इतनी सारी हैं, किसी को भी लग सकती है, लगनी होगी तो लग जाएगी, नहीं लगनी होगी तो नहीं लगेगी। I इवन mean, यार। what could you do with people of this thinking? हम्म। और जी मैम मेरी फातिमा। मेरी जो मासी है, ओ सॉरी फातिमा, तुम बोल रही थी। नहीं नहीं, बस आई वाज जस्ट टेलिंग कि वहाँ पे लिटरेट लोग भी हैं जो ये सोच रहे हैं, जिनकी ये सोच है। सिर्फ इलिटरेट लोग। डेफिनेटली बिल्कुल है। मैम मेरी मासी लिटरली, उसके घर में कोई बच्चा नहीं है, तो शी वाज पासिंग बाय समवेयर एंड शी गेट दिस दूध, लाइक डब्बा, नीडो का डब्बा या किसी चीज का। तो वो उसने 3-4 ले लिए, वो बच्चों के दूध के डब्बे हम्म थे। और वो हम्म एक्सप्लेनेशन ये दे रही है कि व्हाट इफ समथिंग बैड रियली हैपेंड और मेरे घर में आधी रात को दूध ना हो, तो मैं इसको जो है इसको यूटिलाइज कर लूंगी। ये थिंकिंग है हमारे यहाँ कि वो एक बच्चे का दूध जो वाकई बच्चे को चाहिए हो सकता है उसकी न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन वो कह रही है कि उसके घर में कुछ नहीं है, फिर भी वो इतने भर भर के डब्बे ले रही थी। ये लग कह रही थी कि अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं इसको यूटिलाइज कर लूँगी, वरना बाद में फेंक दूंगी। उसने इतनी नॉर्मली ये चीज़ कही कि मुझे बहुत शॉक हुआ। ठीक है, और ये यही सारी चीजें डोनेशंस के साथ भी हो रही हैं कि देने वाले लोग दे तो रहे हैं, लेकिन लेने वालों में आप एक ही घर के 5 अफराद को भेज रहे हैं बार बार कि आप जाके लेकर आओ, और मतलब वो भी होल्डिंग ही कर रहे हैं। तो जो जेन्युइनली नीडी है, जो ये अगेन वही बात की, जिनमें ये वाली चालाकियां नहीं है, उनको फिर कुछ भी नहीं पहुंच रहा। वो जा रहे हैं तो चीजें खत्म हो गई, बिकॉज ऑलरेडी आपसे पहले के जो लोग थे वो सब कुछ लेके चले गए। तभी जैसे रमजान में जैसे राशन देते हैं तो मेरी मतलब हमारी मासी को दिया तो बोलती है क्या तुमने उस मासी को भी दिया था, मुझे ज्यादा चीनी दो, मुझे सिर्फ 2 किलो का हम्म दिया है, मुझे 5 किलो का पैकेट दो। हम्म। ये तो खैर बहुत ही कॉमन है। तो ये वाली चीजें हम अब दोबारा से अगर हम इन द मतलब सोसाइटी की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, फिर वही वाली बात होती है कि थिंग्स लाइक दिस जनरली, मतलब इफ यू जस्ट ट्राई टू रिलेट इट टू लाइक दिस लिटरेचर, लाइक द काइंड ऑफ स्टोरी,
So you can see that there are so many a utopia in itself sounds like a perfect idea, लेकिन it's not. मतलब जैसे हमने कहा कि even वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। बहुत सारे कुछ ऐसे टीवी शोज या कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जहाँ पर उन्होंने यूटोपिया को एक जैसे द द विलनस सॉर्ट ऑफ आउटकम या द अनवांटेड आउटकम शो किया कि कहीं पर कोई किसी को मैनिपुलेट करके जो बैड गाय है, जो इविल विलन है, वो यूटोपिया की पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है और वो यूटोपिया क्रिएट करना चाह रहा है, बट दैट इज नॉट गुड फॉर द पीपल। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि हमें लगता है कि सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो थिंग्स विल बी नाइस, इट वोंट बी, बिकॉज दैट्स अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड दैट वुड अगेन बी टू बोरिंग। तो थोड़ा सा केओस, थोड़ा सा डिसऑर्डर जरूरी होता है, जस्ट सो दैट वी कैन बी स्टिम्युलेटेड, हमारा इंटेलेक्ट स्टिम्युलेट हो, हमारी पर्सनैलिटीज जो है, हमारी थिंकिंग स्टिम्युलेट हो खास तौर पे। तो ये जरूर है कि हाँ, जस्टिस ना होना इज नॉट मतलब समथिंग जो कि यूटोपियन होना चाहिए। वो जस्टिस का होना शुडंट बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूटोपिया, इट शुड बी समथिंग विच इज नॉर्मल, जो कि हमारे पास हो, कि हमें राइट होना चाहिए कि हमें जस्टिस मिले। ये जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो यूटोपिया नहीं होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए। बट सम प्रॉब्लम्स जो जनरल हम कहते हैं पर्सनालिटी क्लैशेस हैं, छोटे छोटे और इश्यूज होते हैं, पर्सनल लाइफ के स्ट्रेसेस होते हैं, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है, इलनेसेस होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड दिस इज समथिंग वेयर वी कैन ग्रो एज पीपल, वी कैन हेल्प अदर्स आउट। हम एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं, एक दूसरे को सीख भी सकते हैं। तो इन एन आइडियल सोसाइटी, जैसे कि आपने कहा, आई थिंक आमना आप कह रही थी कि लड़ाई झगड़े भी होंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन एटलीस्ट जस्टिस होगी। तो मे बी एन आइडियल सिचुएशन और यूटोपिया फॉर अस वुड बी एक जनरल जो जेन्युइनली यूटोपियन सोसाइटी होगी, वहां पर शायद चीजें मॉडरेशन में होंगी, कोई अनफेयरली किसी को वो नहीं किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा, बट प्रॉब्लम्स बहरहाल फिर भी रहेंगी। दैट इज ह्यूमन नेचर, वी कैन नॉट एक्सक्लूड दैट फ्रॉम आवर मतलब वो, ठीक है, रियलिटी। और सोचेंगे जब इस तरह की चीजें, इस तरह के कॉन्सेप्ट की जो बुक्स लिखी जाती हैं, अब एक एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर ये होता है कि व्हेन वी रीड स्टफ लाइक दिस, वी इमेजिन इट टू बी परफेक्ट। जैसे हम एक एक जो बहुत कॉमन इशू जो बहुत सारी जो सिंगल लोग हैं, खासतौर पर सिंगल फीमेल्स हैं, जो फेस करती हुई है कि जब हम कोई रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें वी विल सी द काइंड ऑफ रोमांटिसाइज्ड आइडियलाइज्ड रोमांटिसिज्म जो वहां पर मौजूद होती है, जिस तरह का एक पिक्चर वहां ड्रॉ की जाती है, इट्स लाइक रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत सारी लड़कियों के लिए व्हेन दे गेट मैरिड, द इमेज शैटर्स बिकॉज दे लाइक वी रेड ऑल ऑफ दैट, लेकिन रियलिटी ये है। तो वो जो सारी चीजें अगेन देर ऑल वेरी आइडियलाइज्ड, वेरी परफेक्ट। हम मूवीज में खासतौर पे अपनी पुरानी मूवीज भी उठा के देखते हैं, सो द काइंड ऑफ आइडियाज दैट दे प्रेजेंट, द आइडियाज आर ऑल वेरी क्या कहेंगे उसको, मतलब वेरी आइडियलाइज्ड, एंड रियलिटी वैसी यस नहीं होती। मैम, क्योंकि मतलब पीपल आर नॉट परफेक्ट, दे हैव लेयर्स। कोई हर वक्त अच्छा नहीं करता है, नो वन इज जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज अ ग्रे एरिया। क्या आप मतलब कभी अच्छा करोगे, कभी आपके डिसीजंस गलत होंगे, आप गलतियां भी करोगे, आप मिस्टेक्स पे मतलब मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, और फिर आप कभी सही डिसीजन भी ले सकते हैं। ये सोचना कि हर कोई मतलब परफेक्ट होता है और मतलब एक कोई इंसान जो हर वक्त सिर्फ अच्छा ही करता हो, कभी कोई बुराई ना करता हो, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल एंड नॉट मतलब सही थिंकिंग नहीं है ये। रियलिस्टिक नहीं है। तो सो यूटोपिया इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिक्शन के लिहाज तक ठीक है कि आप कहें कि एक एक आइडिया है, ओके, बट इफ यू ट्राई टू फैंटिसाइज अबाउट यूटोपिया, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि हमारी रियलिटी वैसी कभी भी नहीं हो सकती। तो लिटरेचर एट दैट टाइम ड्यूरिंग द रेनेसांस, इट हैड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब उन्होंने बहुत खास तौर पे रोमांटिसाइज उन्होंने बहुत सारी चीजों को किया था। लव स्टोरीज जैसे जो विक्टोरियन एरा की कही जाती हैं, दे रोट अ लॉट ऑफ, क्योंकि वो कोर्टली लव का कॉन्सेप्ट ही आगे ट्रांसफर हुआ, बट अब वो कोर्टली लव में रिलीजियस एस्पेक्ट हट गया, इट टर्न इनटू मोर ऑफ अ रोमांटिक काइंड ऑफ अ लव, ठीक है। तो एक बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, आइडियलिस्टिक एनवायरनमेंट है, एंड बहुत वेरी वेरी परफेक्ट। So that was something that continued throughout that time. खासतौर पे जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसके अंदर this ideal situation um, is what has been presented. ठीक है, so this is not that important. ठीक है, फिर उसके अलावा जब हेनरी द सेवेंथ के बाद हेनरी द एट, मतलब his son, he created a lot of reforms. यहाँ से अगर हम देखें कि उसने जो है मतलब he wanted to get divorced, he wanted to marry Anne, the Anne of Boleyn. I don't know if you, एक बुक भी है the other Boleyn girl के नाम से, if you know about it, that is about Anne Boleyn's sister.
तो इनकी जैसे स्टोरी के ऊपर वो बेस्ड है, तो ही वांटेड टू, इनकी भी पूरी स्टोरी इज लाइक अ वेरी काफी मशहूर है इनकी, हेनरी और एन बोलीन की। तो ही wanted to marry her, and Pope जो है उस जमाने में like divorce was something that was not acceptable. They said that it is against religion, हम नहीं करने देंगे, बिकॉज वही वाली बात है कि there's this idealized picture कि एक मैरिज जो है इट इज अल्टीमेट, खास तौर पे रॉयल फैमिलीज के लिए तो बिल्कुल, बिकॉज रॉयल फैमिलीज का जैसे हमने फ्यूडलिज्म में देखा था कि दे बिलीव दैट द किंग इज ऑन टॉप, किंग से ऊपर कोई नहीं है, किंग से ऊपर सिर्फ गॉड है, and everybody else is below the king and queen. So if you are a king or queen, you are directly answerable to God. तो इनका ये जो बिलीफ है, इसकी वजह से जो पोप है या जो क्लेरिक्स थे, दे मेड श्योर कि जो रॉयल फैमिलीज हैं, जो रॉयल मेंबर्स हैं, देर लाइक आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो, यू आर आंसरेबल टू गॉड डायरेक्टली, तो यू शुड ऑलवेज डू एवरीथिंग दैट गॉड हैज डिक्टेटेड। तो वो बहुत ज्यादा सॉलिडली उसको बिलीव करते थे। तो व्हेन ही वांटेड अ डिवोर्स दे डिड नॉट लेट हिम, बट ही स्टिल गॉट इट। ठीक है, तो टू मैरी एन, दैट वाज एक, जैसे उसने वो कर दिया था, ही रेबल्ड अगेंस्ट द चर्च। ठीक है, उसके बाद फिर क्योंकि वही बात है कि द चर्च वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, ही कॉन्फिस्केटेड देयर प्रॉपर्टी एंड ही just declared himself as the head of a new religion and he called it Anglicanism. एंग्लिकनिज्म जो है इसको प्रोटेस्टेंट्स भी कहते हैं। एंग्लिकनिज्म, इन्होंने कहा कि हम ये जो चर्च की रीडिंग्स हैं या चर्च की जो टीचिंग्स हैं, ये बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी है। दिस इज व्हाट ही सेड कि दीज आर लाइक ऑल चेंजेस जो कि लोगों ने की हैं। तो वी हैव टू, इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलीजन, देन वी हैव टू सी डायरेक्टली कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। और उसकी बेसिस पे उसने दोबारा से ही कमीशन दिस होल, मतलब एक वो जैसे हम कहें कि जैसे ग्रुप्स बनाए उसने, और उन ग्रुप्स के अंदर ही मेड देम कि ट्रांसलेट करें बाइबल को दोबारा से प्रॉपरली शुरू से एंड तक। एंड दिस वाज लाइक कंटिन्यूड, एंड किंग जेम्स he did that. He ordered 47 scholars to produce a translation of the Bible, and these Bibles were called the King James Bible. So he said this is like word to word translation हम कर रहे हैं, we are not adding any kind of अपनी interpretation नहीं है, and they believe that this is what is the true religion. वो नहीं है जो कि ये हमें बाकी के जो चर्च है और जो पोप है वो बताया जा रहा है। तो वो इन इटसेल्फ, जैसे हमने कहा कि चर्च की जो प्रॉब्लम आई है, जो वीक चर्च जो कम हुआ है, मतलब उसकी पावर जो डिक्रीज हुई है, उसमें इसका भी रोल था कि द रॉयल्टी इटसेल्फ दे डिसाइडेड टू लाइक स्टेप अवे फ्रॉम इट, एंड दिस इज लाइक ड्यूरिंग द रेनेसांस, लाइक 1600 तक बहुत ज्यादा चर्च जो है वो वीक हो गया था अपने उसमें। ठीक है, so even this translation in itself, this was also considered like a masterpiece of English prose at that time. तो ये in itself was a work of literature कि this is pure, ठीक है, और इसमें कोई और changes नहीं है। ठीक है, another person जिसके बारे में I'm sure सबने सुना होगा, who was very famous during the time of the Renaissance, and जिसका काम लिटरेचर में बहुत ज्यादा, that is William Shakespeare. ठीक है, he is considered the greatest of all English authors, and I don't think there is anybody who has studied school में मतलब जिन्होंने एटलीस्ट मैट्रिक भी पास किया है फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, एटलीस्ट जिन्होंने मतलब बाहर की ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ी है, दे हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस शेक्सपियर। कुछ ना कुछ उन्होंने उसका कोई अब्रिज्ड वर्जन, उसकी कोई स्टोरी, उसकी किसी स्टोरी का पैराग्राफ, द प्लेस, कहीं ना कहीं जरूर इसका आता है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट ही हैड। ही वाज वन ऑफ द most important, strongest, you could say, English authors. He had his own skill sets, किस तरह से वो plays लिखता था जिसकी वजह से वो और famous हुआ। ठीक है, so we'll just take a look at William Shakespeare, उसकी डिटेल्स की तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं। ठीक है, so William Shakespeare, he was an English playwright, he was a poet, actor, he was a dramatist, and वो मतलब वो खुद एक्ट भी करता था, लिखता भी था, inventor of words. This is also a characteristic कि he invented a lot of words जो इंग्लिश में exist नहीं करते थे लेकिन उसने लिखे। He was a master of drama and he was again arguably the most famous writer of all time. ठीक है, उसको विलियम शेक्सपियर भी कहते हैं, शेक्सपियर भी कहते हैं, द बार्ड भी कहते हैं, एंड हिज वर्क इज प्रेजेंट अराउंड द वर्ल्ड, ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस। ही हैज रिटन इन टोटल 36 प्लेज एंड 154 सॉनेट्स। तो सॉनेट्स आर मोर लाइक राइम के साथ जो वो लिखता था। शेक्सपियर ही
added a lot of words जो हम आज तक यूज करते हैं. मतलब there are 80 other languages जिसमें उसके काम को ट्रांसलेट किया गया है. Now, what was his writing style? His writing style basically was he used to write in lines that had iambic pentameter. ये iambic pentameter में वो लिखता था, and that is called the blank verse. ठीक है, तो iambic pentameter क्या है? It is मतलब उसके अंदर जो जो हम कहते हैं syllables हैं वो 5 10 syllables होते थे, and there would be an emphasis on the second syllable, like alternate syllables पे emphasis होता था, और total 10 syllables होते थे हर line में. I'll show you some examples of blank verse. This was the like जो शेक्सपियर का अगेन जो मास्टरी उसकी थी वो इसके अंदर थी. Like you can see कि उसकी किस तरह से है. Let me show you a line. जैसे यहाँ पे I've shown you the sound, ठीक है, बबूम, ठीक है, तो ये जो second syllable है, these are syllables. Second syllable पे emphasis है. ये iambic pentameter है. Penta is 5, which means कि 5 syllables पे emphasis है और 5 syllables without emphasis है. जैसे यहाँ पर example है, ठीक है. When I do count the clock that tells the time. ये तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो फिर there are 10 syllables. Then I do count the clock that tells the time, and second syllable पे emphasis है. इसी तरह से when in disgrace with fortune and men's eyes. यहाँ पर also if you see, तो it doesn't necessarily have to be like different words. स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मेरे पास स्क्रीन आ रही है. मुझे बताइए किसी और के पास भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हो रही है मैम. ओके, आ रही है. ओके, ठीक है. तो फॉर्च्यून, जैसे फॉर्च्यून इज वन वर्ड, बट ये डिफरेंट सिलेबल्स के तौर पे उसने यूज किया है. सो इट्स नॉट जस्ट कि एक सिलेबल एक वर्ड का होना चाहिए जैसे फर्स्ट लाइन में है. डिस्ग्रेस इज वन वर्ड बट 2 सिलेबल्स हैं. विद फॉर्च्यून इज, ठीक है, दीज आर 2 वर्ड्स, बट विद एंड फॉर एक जगह पर है, फॉर पे एम्फेसिस है, ट्यून पे नहीं है. ठीक है. सिमिलरली आई ऑल अलोन बी वीट माई आउटकास्ट स्टेट. अगेन माई आउटकास्ट स्टेट. सो now the reason why he wrote in iambic pentameter, यहाँ पर भी इसको भी देखें. Shall I compare thee to a summer's day, or thou art more lovely and more temperate. So all of these he used to write it this way so that माहीन, I think सिर्फ आपके पास मसला हो रहा है स्क्रीन का, बाकी सबके पास नजर आ रहा है. तो आई डोंट नो, शायद आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लो, मे बी उस वक्त इशू रिजॉल्व हो जाए, बिकॉज स्क्रीन शो तो हो रही है. ठीक है. नाउ द रीजन व्हाई ही मेड दिस, बिकॉज इट क्रिएट्स अ रिदम बात करते हुए, क्योंकि वो ड्रामे लिखता था, एंड ऑल ऑफ हिज प्लेज दे वर प्लेज, राइट. सो दे हैड टू बी परफॉर्म्ड इन थिएटर ऑन स्टेज. तो इसकी वजह से अगर वो इसको रिदमिकली लिख रहा है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती थी. तो इट वुड बी लाइक एक डायलॉग कहने में भी एक एक ऑटोमेटिकली एक रिदम आ रहा था. So it would help the actors as well. So it was like he was not just writing a play and a story, but he was also structuring the play. He was also making sure he was also acting it out while he was writing it. So he gave a lot of. इसलिए this is a mastery. It's not easy. मतलब पूरा play इस तरह से लिखना in iambic pentameter, where it makes sense, where it rhymes, where it's rhythmic, और वो actors को भी facilitate करना. This is all like this. These are all the reasons why we say that Shakespeare had a mastery in whatever he did. ठीक है. सो मतलब यही है कि his writing style later on changed with time. शुरू में it was like वो blank verse में ही लिखता था, but later on he started changing थोड़ा सा. जैसे वो और जो है वो metaphors को यूज करना शुरू कर दिया था उसने. टोन और रिदम जो है वो चेंज करता था, पेसिंग चेंज करता था. जाहिर है the more somebody does something, the more they learn about how to do it appropriately or get mastery in it. Another aspect of Shakespeare's, you could say, work was soliloquy. Okay, now what is a soliloquy? It was like a dialogue. जो एक इंसान अपने एक मोनोलॉग है, एक्चुअली नॉट अ डायलॉग, इट्स अ मोनोलॉग. कि वो अपने जहन में जो बात कर रहे हैं. जैसे अगर हम पुराने ड्रामे देखते थे जो स्टार प्लस पे आते थे, कोमोलिका की, जैसे शी वुड बी थिंकिंग समथिंग इनसाइड हर हेड, तो वो बस पेश कर रही होती थी और उसके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो हमें वॉइस सुनाई देता था. ठीक है. तो उसका मकसद क्या था? she's not really saying it out loud, she's not saying it to anybody, but ऑडियंस को बताना चाह रही है. तो ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि वो क्या सोच रही है, उसके जहन में क्या चल रहा है. तो दिस इज व्हाट अ soliloquy is. So शेक्सपियर ही यूज्ड टू डू दैट अपने प्लेज में.
वो soliloquy ऐड करता था कि जो कैरेक्टर है, इवन इफ नोबडी एल्स इज देयर, वो खुद से बात करता था अपने आप में, और डिफरेंट टॉपिक्स पे या डिफरेंट चीजों पे, जो भी, अगर खासतौर पे कोई स्कीम कर रहा है, कोई अंडरलाइन उसका कोई और मोटिवेशन है या कुछ है, तो वो soliloquies में हमें सामने पता चल जाता था। इसका क्या मतलब है कि उसने ऑडियंस को इंक्लूड कर दिया इन दिस डिटेल कि आप लोगों को पता है व्हाट इज हैपनिंग, बट द कैरेक्टर्स डोंट नो अबाउट इट, ही इज द ओनली पर्सन हु नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। सो दैट वाज अनदर way of like sort of again narrating the whole story or creating theater drama. तो वो जब लिखता था वो ड्रामा ही लिखता था, he was not just writing a story. जैसे to be or not to be, that is the question. This is one of the most famous lines of Shakespeare जो हमें आज तक पता है. This was part of the soliloquy as well, जो Hamlet में था. So he starts off by saying to be or not to be, that is the question. He's just talking to himself. ठीक है, and so like I said कि after that he changed his style as well. So different pauses, stops और भी होते थे to create एक kind of, जैसे एक कैरेक्टर की पर्सनालिटी के साथ साथ जब पर्सनालिटी ग्रो होती थी या सिचुएशन चेंज होती थी, तो वो लाइंस की लेंथ को चेंज कर देता था, पॉजेस इंक्लूड कर देता था, रिदम्स चेंज कर देता था, जिससे हमें एक कैरेक्टर की बिल्डिंग भी नजर आना शुरू हो जाती थी, which itself was another characteristic of his writing. There was a depth of a character. It was not just one caricature जो एक एक रोल प्ले कर रहा है, बट उस कैरेक्टर के अपने मोटिव्स होते थे, उसकी एक अपनी अपना एक थॉट प्रोसेस होता था। जैसे अगर एवरीबडी फेमिलियर विद मैकबेथ, ठीक है, तो मैकबेथ का क्या था कि ही किल्ड द किंग एंड वो सारी चीजें उसकी थी, तो देयर इज लाइक दिस होल थॉट प्रोसेस, इवन दो ही वाज मतलब he was the villain in the story, he was a killer, murderer था, और फिर जो उसकी पूरी स्टोरी आगे बढ़ती है एंड ही बिकम्स ऑब्सेसिव, और वो बार बार सोचने लगता है कि मैंने जैसे कुछ किया, उसको गोस्ट नजर आना शुरू हो जाता है, सारी चीजें उसके साथ होती है। तो ही वाज सपोज टू बी द बैड गाय, लेकिन यू स्टिल गेट टू लाइक आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड व्हाट मैकबेथ वाज अबाउट, या उसका आपको उसके साथ सिंपैथी भी होना शुरू हो जाती है कि कितनी मतलब द सफरिंग दैट ही इज गोइंग थ्रू, ही सॉर्ट ऑफ वो बार बार उसकी हैंड वॉशिंग हो रही है, तो यू कैन सी कि वो एक ओसीडी सॉर्ट ऑफ भी डेवलप कर रहा है बिकॉज ऑफ द मर्डर दैट ही कमिटेड, उसको गोस्ट नजर आना शुरू हो रहा है। So it's not like you don't think that he's wrong, but you also sympathize with him because उसकी पूरी personality नजर आती है। So that is another thing जो कि शेक्सपियर अपने plays में he would make sure that जो मेन कैरेक्टर्स थे उनकी उनकी पर्सनालिटी एक डेवलप होती थी, डेप्थ होता था उनकी पर्सनालिटीज में, कैरेक्टर विद टाइम डेवलप भी होते थे, वो भी स्टैग्नेंट नहीं रहते थे एज द स्टोरी गोज ऑन, क्योंकि कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो विद इन द स्पैन ऑफ डेज हो रही हैं, कुछ स्टोरीज ऐसी थी जिसमें सालों सालों का होता था, तो वी वुड इवन सी कि कैरेक्टर में चेंज भी आ रहा है, तो दे weren't just these specific stereotypical कैरेक्टर जो शुरू में लिखा वो एंड तक रहती थी, जर्नी होती थी हर किसी कैरेक्टर की, ठीक है। एंड वी कैन जस्ट से कि ही हैज लाइक एडेड अबाउट 12,000 वर्ड्स टू इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू हिज प्लेज, अपने प्लेज में ही वो इस तरह के वर्ड्स यूज करता था, ठीक है। मतलब 12,000 words were entered during this time, during the Renaissance period, and out of those, 2,035 words were like coined by Shakespeare. उसने खुद ही उसको invent किया, and some of those words are bloody, hurry, generous, impartial, road, critical, frugal, dwindle, extract, horrid. ये सारी ये जो लिस्ट है यहाँ पर, ये सारे वर्ड्स वो हैं जो शेक्सपियर ने बनाए हैं, ही क्रिएटेड दीज वर्ड्स, इवन एक्सेलेंट, मतलब think about the word excellent, ये कितना यूज होता है, this was not present in the English language before that, he just created coined these words, Shakespeare, ठीक है। So this was like, again we can say कि this is the mastery of the of this author that we know of, and this is the reason why he had a great contribution to the English literature during खास तौर पे Renaissance के टाइम पे। And if we just look at certain differences, अगर हम देखें आपके medieval literature में और जो Renaissance literature में क्या फर्क है, एक थोड़ा सा हम summarize अगर कर दें इसको, medieval literature के अंदर जैसे कि ज्यादातर जो emphasis है वो fantasy और reality के blend में होता है, जैसे हमने देखा dragons की कहानी है, magic है, and all of the witches and stories like that. So though the characters were given human characteristics, their personalities transcended to those of fictitious figures. So मतलब वो ये कि वो परफेक्ट होते थे, आइडियल होते थे, अगर कोई हीरो है तो वो स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, फियरलेस है, और बिल्कुल बहुत अच्छा है, जेनरस भी है, काइंड भी है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो दे हैड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वर लाइक
godly, saintly. The stories incorporated the codes of romance and honor, है और शिवलरी वगैरह ये सारी चीजें थी. रिलीजियस ओवरटोन होता था उन सबके अंदर, ठीक है. एंड वो वाली बात थी क्योंकि सिर्फ मंक्स उसको कॉपी कर सकते थे, मंक्स वर द ओनली वंस हु वर लिटरेट, तो वही उनको कॉपी करते थे. तो बहुत सारे इट वाज नॉट अवेलेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल. ओनली रिटन वर्क जो है वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज को, नोबल फैमिलीज के पास मौजूद था, और जो पेजेंट्स होते थे, लोकल लोग होते थे, वो सिर्फ वर्बली ही कम्युनिकेट करते थे अपने अपनी स्टोरीज. जबकि रेनेसांस लिटरेचर को देखें अगर, तो दे वेंट बैक टू द जो मतलब क्लासिकल सिविलाइजेशन जो पुरानी थी, उनकी तरफ वो वापस चले गए. उनके जो कॉन्सेप्ट थे उस पर उन्होंने फोकस किया. दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द हियर एंड नाउ, कि हम छोड़ दें आगे पीछे का सब कुछ, आजकल क्या है, ठीक है. एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस वर इम्पोर्टेंट क्योंकि ह्यूमनिज्म आ गया था. तो स्टोरी जो है वो कैरेक्टर ओरिएंटेड ज्यादा होता था, उसकी पर्सनैलिटी ओरिएंटेड ज्यादा होती थी. ह्यूमनिस्टिक प्रोटैगनिस्ट होता था, ठीक है. लाइक समबडी अगेन, the enemy was not a dragon, the enemy was not an earthquake or a flood or like god's wrath or something like that. The enemy was a human being, just somebody who is evil, somebody who has bad intentions. वो सब चीजें भी थी इसके अंदर, ठीक है. और प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था. एंड अगेन जैसे जॉन मिल्टन की हमने बात की, बट जॉन मिल्टन का, आई थिंक इफ यू अवेयर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ही रोट पैराडाइज लॉस्ट. तो इट इज लाइक एक जैसे इवन पैराडाइज लॉस्ट, लूसिफर का जो कैरेक्टर था, शैतान का, बेसिकली इब्लीस का, who Paradise Lost is about Adam and Eve and how they lose paradise. ठीक है, वो कैसे अर्थ पे आ जाता है, तो उनकी स्टोरी पे उसने पोम लिखी है. So even there he writes Lucifer with emotions and with everything, that like with a personality, not just somebody who wants to bharkao these two people, but somebody who has a personality. So this was one of the characteristics of the Renaissance literature. They focused on the personalities of people and of characters just to identify the depth, not just write superficially. Okay, so this is the end of the lecture. Um, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं आप. मैम वो जो प्रेजेंटेशन है वो हम कौन से डे पे करेंगे? वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. आई गेस यूर ऑल, क्योंकि आपको मुझे सबमिट करानी है बाय फर्स्ट, विच मीन्स फ्राइडे. आज वेंसडे है, तो फ्राइडे तक आपके असाइनमेंट्स मुझे मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें आपकी प्रेजेंटेशन होगी. ओके मैम. ठीक है, सबको मैं बता रही हूँ. मैं Miss, are there any नहीं requirements नहीं, for the प्रेजेंटेशन event? के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यू जस्ट हैव टू discuss what you have mentioned in the assignment. Like I said कि it's better अगर आपने जो social issue के assignment बनाया है, आप उसी पे presentation बनाएं. टॉपिक वैसे तो आप सोसाइटी रिलेटेड कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, बट इट्स आई एम गिविंग यू एन इजियर ऑप्शन कि जो आप कर चुके हैं आप वो भी कर सकते मैम स्लाइड शो तो नहीं करनी होगी ना, मतलब हैं. स्लाइड्स नहीं बनानी जरूरी है नहीं, फिर नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है. आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जो आपके असाइनमेंट जो बने हुए हैं, आप वही असाइनमेंट भी आप शो कर सकते हो, अगर खासतौर पर उसमें से अगर आपको पॉइंट्स देखना है. लेकिन अगेन जरूरी नहीं है, आप सिर्फ वर्बली भी बता सकते हो. इट्स अप टू यू. ओके मैम. ठीक है, तो सबको करना है. इसके आपके मार्क्स हैं असाइनमेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन को मिला के ही आपके फिर टोटल जो असाइनमेंट 2 के मार्क्स टोटल होंगे वो प्रेजेंटेशन प्लस असाइनमेंट के मार्क्स होंगे, और क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स आपके अलग से हैं. बाकी फिर आपका फाइनल भी होगा. एंड यू ऑल शुड ऑल्सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हो सकता है कि आपका फाइनल एग्जाम आपको ऑनलाइन ही देना पड़े अगर यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं खुलती जून में. इसके चांसेस लग रहे हैं, पता नहीं है अभी तक, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गेटिंग एनी बेटर जैसे एक्सपेक्ट किया था. तो यू माइट हैव टू गिव ऑनलाइन एग्जाम. तो कैसे होगा क्या होगा वो सब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जस्ट बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि हो सकता है कि वो भी आपको करना पड़े. तो अभी सिर्फ आप अपने असाइनमेंट से खत्म कर दें ताकि आपका फिर आगे आपके पास जो कोर्स सिलेबस है वो प्रिपेयर करने का टाइम आपके पास मौजूद हो, आप उसकी तैयारी कर सकें. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेक्टिंग प्रेजेंटेशन बाय एवरीवन. और अगर किसी की कोई वजह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से या कुछ हो, कोई मसला हो जाता है, तो फिर हम उस वक्त देख लेंगे कि क्या करना है. बट हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डेडिकेट कर सकते, बहुत सारी क्लासेस नहीं डेडिकेट कर सकते फॉर प्रेजेंटेशन. सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग एवरीबडी टू गिव द प्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, so let me just take your attendance.